Naughty at 40 and Hotty at 50। लेट्स टॉक के स्पेशल एपिसोड में मैं दीप्ति जैन, मॉडर्न वास्तु एस्ट्रो कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल है। एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर प्लस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा चौहान जी, जो लास्ट 25 ईयर्स से लोगों को सर्व कर रही हैं, वो आज हमारे साथ हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि ये पेरी मेनोपॉजल स्टेज, मेनोपॉजल स्टेज एंड पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में क्या डिफरेंस है और किन मानसिक स्थितियों से एक महिला गुजरती है इस पीरियड में? ये एक ही कहानी के 3 चैप्टर्स हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज हम उस टाइम जोन को कहते हैं जब एक लेडी के ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो ओवरी से रिलीज़ होते हैं वो कम होने लगते हैं, फ्लक्चुएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स उसको ऐसे आ रहे होते हैं जैसे कि हॉट फ्लशेस या रात में सोने में दिक्कत, नाइट स्वेट्स जो कहते हैं कि अचानक नींद खुलती है रात में और गर्मी लग रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा एनर्जी लॉस महसूस करने लगती हैं। और इस बीच में पीरियड्स आपके नॉर्मल भी हो सकते हैं और पीरियड्स आपके इर्रेगुलर भी हो सकते हैं। मेनोपॉज हम तब कहते हैं जब कंटिन्यूसली आपको 12 महीने पीरियड्स नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि मेनोपॉज हो गया। उसके बाद वाला जो पीरियड है वो है पोस्ट मेनोपॉज, जो मेनोपॉज ख़त्म होने के बाद। ओके। तो इसकी कोई एज लिमिट डिफाइन कर सकते हैं हम? यूजुअली जो पेरीमेनोपॉज है वो 40s की एज में शुरू होता है। किसी महिला को ये टुवर्ड्स 38-39 हो सकता है, बट जो कॉमन एज है वो 42 to 50 के बीच की है जब ये सिम्टम्स आते हैं। इस दौरान काफ़ी महिलाएं अपने पीरियड्स में भी महसूस करती हैं कि किसी को कम हो रहे हैं या किसी के इर्रेगुलर हो गए हैं या फिर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा भी होने लगती है। तो पर हमने ऐसा भी देखा है कि रेगुलर पीरियड्स चलते हुए भी जो मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज के और सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। ओके। एंड मेनोपॉज का कोई टाइम फिक्स? मेनोपॉज का जो एवरेज एज है वो 51.2 से 51.8 इयर्स है। ओके। पर 45 से लेके और 52 के बीच में नॉर्मली हमारे इंडियन सिनेरियो में मेनोपॉज देखा गया है। ओके। ऐसे पीरियड में क्या मानसिक स्थिति से एक लेडी गुजरती है? जब एक जो लेडी है वो अपने घर में पूरा घर संभाल रही होती है और फिज़िकल के साथ मेंटली भी, सुबह बच्चों का ये काम करना है, फिर हस्बैंड का ये कोऑर्डिनेट करना है, घर का सारा काम है, तो मैनेजमेंट तो उसके पास फिज़िकल एज वेल एज मेंटल बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं पूरे दिन की। अब जब पेरीमेनोपॉज आता है तो सडनली फील करती है कि कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, उसको स्ट्रेस होने लगता है, जल्दी इरिटेबल होने लगती है। फिर अगर वो इरिटेट होके अपने बच्चों पे या घर वालों पे गुस्सा करती है तो उसके बाद फिर वो डिप्रेस होने लगती है। कभी इसी सब चीज़ों से उसे एंजाइटी भी होने लगती है कि अपना जब एनर्जी लेवल कम है कि वो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो उसका कभी कभी शेक होने लगता है। तो ये सारे चेंजेस अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मेनोपॉज की तरफ जा रही है, उसका पेरीमेनोपॉज वाला स्टेज चल रहा है, जिसमें उसके फैमिली और फ्रेंड्स सबको उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते होंगे पेरीमेनोपॉज के स्टेज में, जो महिला आपके पास आती हैं वो क्या समस्याएं लेकर आती हैं और आप उनको क्या सलाह देते हो? हमारे पास जो पेरीमेनोपॉज वाली स्टेज में महिलाएं आती हैं वो इसी कंप्लेन से आती हैं कि अब उनको नींद, इंसोम्निया, नींद में परेशानी हो रही है। और हम जब पूछते हैं तो किसी को स्लीप इनिशिएशन में, यानी कि रात में नींद आने में दिक्कत है, तो किसी को नींद 3-4 बजे खुल जाती है और उनको बहुत गर्मी लग रही होती है, हॉट स्वेट्स हो रहे होते हैं।
तो ये प्रॉब्लम एक तो नींद की समस्या हो गई। दूसरी जो प्रॉब्लम लेके वो लोग आते हैं वो उनके मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन है जिसको लेके आते हैं, जो उनके वर्क प्लेस में और उनके घर में भी उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। और तीसरी चीज़ इन फॉरगेटफुलनेस, वो भूलने लग जाती हैं। वो उनका कभी कभी इसको जो मल्टीटास्किंग वाली फीमेल्स होती हैं वो ब्रेन फॉग भी कहती हैं कि ब्रेन फॉग हो गया, कि एकदम से किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, या कभी कभी वो लोग किचन में पहुंच गई और उन्हें यही याद नहीं आ रहा है कि किचन में वो क्या करने आई थी। और अक्सर कभी कभी तो वो ये भी बोलती हैं कि उन्हें रिप्ले करना पड़ता है। वो वापस जाती हैं, वापस अपना थॉट प्रोसेस शुरू करती हैं, तब उन्हें याद आता है कि किचन में वो क्या करने गई थी। कभी फ्रिज खोल के खड़े हो गए तो ये नहीं समझ आ रहा कि फ्रिज में करना क्या था। तो ये ब्रेन फॉगिंग है जो उस वक्त जो हो जाती है। इसमें माइंड में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो जो हमारा ये हार्मोन ईस्ट्रोजन है, ये बहुत सारे पहलुओं पर काम करता है। तो एक पहलू तो इसका होता है टेम्परेचर रेगुलेशन, जिस वजह से ये हॉट स्वेट्स वगैरह और हॉट फ्लशेस होते हैं। एक पहलू इसका होता है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका लेवल भी ये मेंटेन करता है। तो जब हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन पेरीमेनोपॉज में फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जिस वजह से हम भूलने लग जाते हैं। जो मेमोरी थोड़ा सा ऐसा लगता है इसका नाम याद नहीं आ रहा, पार्टी में लोग मिल रहे हैं और आपको नाम नहीं याद आ रहा है, पहचान भी नहीं पाते। हाँ तो वो वाली सब चीज़ें आने लगती हैं। कहीं चाबियां रख दी, अब भूल गए, वो चाबी खोज रहा है, पूरी फैमिली चाबी खोज रही है और फिर वो यही कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो ये होता ही रहता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तीसरा जो मैंने बताया कि उनको एनर्जी लॉस फील होने लगता है। वो कहती हैं कि हमको थकान रहती है, हमें वीकनेस, वो इसको वीकनेस के साथ कोरिलेट करती हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है क्या, हमारा क्या मतलब हमें वीकनेस हो रही है काम करने में। तो वो चौथी चीज़ हो गई कि हर चीज़ का स्ट्रेस बहुत ले लेती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस हो रहा है, जब स्ट्रेस हो रहा है तो एंजाइटी भी हो रही है और कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का भी लेवल आने लगता है। जब आप अपने काम को उतने अच्छे से नहीं अपनी लाइफ में कर पा रहे हो तो एक डिप्रेशन भी सेट इन होने लगता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं स्टेज में जहाँ बच्चे हॉस्टल चले गए होते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर गए होते हैं, तो उससे भी उनको थोड़ा डिप्रेशन, अकेलापन आता है। तो ये सब मिला जुला के ये लोग आते हैं और इन्हें ये कंफर्म ये वाले स्टेज में कि हमें आप भाई बताओ कि हम कैसे ठीक से सो पाएँ, कैसे हम अपनी वीकनेस ठीक कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में आप उनको मेडिसिन्स देते हो कि कुछ वर्कआउट बताते हो? अभी पेरीमेनोपॉज में हम लोग यूजुअली पहले जो बताते हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, जैसे कि आप कुछ एक्सरसाइज करिए। अब एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि सबको जिम ही ज्वाइन करना है, आप योगा कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन सब का कामिंग इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, जो इस वक्त थोड़ा आप डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग से आपको एक कामिंग इफेक्ट मिलेगा। फिर आप वॉकिंग करिए। अगर वॉकिंग तो सबसे इजी होता है, अगर उसके अलावा आप स्विमिंग या साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो ऑप्शनल है। और वॉकिंग जो है मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो अगेन उसका कामिंग इफेक्ट होता है। तो सुबह के टाइम आप वॉकिंग करिए। थोड़ा सा आप वीकनेस फील कर रहे हैं तो अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन रिच फूड्स पे ध्यान दीजिए। और इस तरह के फूड जो आपको स्लीप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कैफ़ीन है, निकोटीन है, और ये अल्कोहल है, या हाई शुगर है, या रिफाइंड शुगर के साथ ये मैदा वाली जो भी डिशेस हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि ये शुगर स्पाइक्स क्रिएट करती हैं जो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए स्लीप का पैटर्न भी आप रेगुलेट करिए। आप एक सर्केडियन रिदम कहते हैं हम लोग, जो सर्केडियन रिदम का मतलब है रात में आप 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाओ और सुबह आप 6 बजे लेट, मतलब उसके बाद नहीं सोना है। आप 10 से 6 की जो नींद है वो बेस्ट होती है। तो आप अपना लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करें कि आपके जो स्लीप पैटर्न है वो 10 to 6 के बीच में रहे।
तो पहले तो हम लाइफस्टाइल चेंज ही बताते हैं कि आप स्लीप पैटर्न अपना, रिलैक्सेशन, अपनी एक्सरसाइज, कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपना वो करिए ताकि आप मेडिसिन के बिना ही ठीक हो पाएँ। उसके बाद अगर नहीं कोई ठीक हो रहा है तब हम लोग उसको अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो एक साइकोथेरेपिस्ट के पास भी भेज सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर सिम्टम्स मेंटल वाले ज़्यादा आ रहे हैं, डिप्रेसिव हमें कुछ दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, ओवर एंजाइटी, तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं। अगर वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है इस पेरीमेनोपॉज में, देन हम ही लोग कुछ उनको वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स वगैरह उस तरह की क्रीम्स आती हैं जो एडवाइस करते हैं कि वेजाइनल ड्राइनेस कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ों से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ महिलाएं आती हैं जिन्हें ये हो रहा होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और वो उससे थोड़ी डिस्टर्ब्ड होती हैं। वो जानना चाहती हैं कि ये हमारे अब बंद होने वाले हैं या हम वैसे ही कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हम लोग के पास कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं और वो स्कैन वगैरह करा के हम बताते हैं कि अभी होने वाला है या अभी टाइम है आपको, और आपको इसी तरह से अपना, क्योंकि अभी मेनोपॉज में टाइम है, तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपना पेरीमेनोपॉज अच्छा बना के रखना है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं। दे आर रूल्ड बाय मून, प्लैनेट मून, एंड कुछ महिलाएं जो कि वाटर एलिमेंट्स के द्वारा रूल्ड होती, कैंसर सन साइन की होती हैं, तो उनको आमतौर पे मूड स्विंग्स रहते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं और एक नॉर्मल फीचर है मूड स्विंग्स का, उसमें आप कैसे डिफरेंस शेड कर सकते हैं? हमारी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें नॉर्मली भी ईस्ट्रोजन हार्मोन फ्लक्चुएट करता है। जी जी। तो जब पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल पीरियड आने वाले होते हैं उससे पहले जो मूड स्विंग्स होते हैं, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं, किसी किसी में होता है, तो वो मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, इस तरह के हेवीनेस, पेल्विक हेवीनेस होती है। तो ये वाले सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो वो हमारे प्री मेंस्ट्रुअल वाले मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मूड स्विंग्स हैं। और अगर ओवरऑल ही पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो उसका एक साइकोलॉजिकल फीचर है। वो रिलेशन नहीं है उसका हमारे हार्मोन से या हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मतलब ये उसकी हैबिट है। हाँ, और जिनको हैबिट है उनको ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की। मेडिसिन से ज़्यादा काउंसलिंग इस पे काम करें। एस्ट्रोलॉजिकली जिन लोगों का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मांगलिक जो लोग होते हैं हमारे पास आते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि यू गो फॉर ब्लड डोनेशंस, यू गो फॉर एक्सरसाइजेज, जॉइन जिम, डू योगा, मेडिटेशन एंड ऑल। तो क्या, ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई, लेकिन क्या एक महिला की खुशी एक्सरसाइज करने में होती है? क्या हार्मोन्स का कोई कनेक्शन है एक्सरसाइज से? हमें क्यों करनी चाहिए एक्सरसाइजेस? फॉर एक महिला को क्यों करनी चाहिए बेसिकली? ये जो सवाल है इसके कई सारे जवाब हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। जो फीमेल्स होती हैं उनका जो पीक बोन मास होता है वो 30 इयर्स पे होता है। उसके बाद उनका एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो अगर ये एक्सरसाइज शुरू हो जाती है 30 पर, तो ये जो बोन मास है ये मेंटेन्ड रहता है। हम जो कैल्शियम और वो सब लेते हैं न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होके बोन में डिपॉजिट हो, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक सेडेंट्री वुमेन एक कैल्शियम खा रही है और एक एक्सरसाइजिंग वुमेन उतना ही कैल्शियम ले रही है। सेडेंट्री वाली को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना एक्सरसाइजिंग वाली को होगा। तो एक्सरसाइज हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारी बोन हेल्थ, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी जो हम कहते हैं,
वो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि लेडीज जब ओल्ड हो जाती थी तो फ्रैक्चर रेट बहुत ज़्यादा था, स्पाइन का, हिप्स का, फीमर का, घिसने शुरू हो जाते हैं, अपनी मदर से सुनते हैं। वो इसीलिए क्योंकि फीमेल्स में ये कम होना शुरू हो जाती है, और जहाँ मेनोपॉज हुआ तो सडनली ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से कैल्शियम इतना कम होता है, बोन डेंसिटी इतनी कम हो जाती है, फ्रैक्चर बढ़ जाता है। तो हम जो ये एक्सरसाइजिंग करते हैं उससे हम अपनी बोन हेल्थ को लंबे टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। सेकेंडली इनडायरेक्टली आपकी मसल स्ट्रेंथ और आपका जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, तो आगे चल के आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप सारी एक्टिविटीज़ और लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। आपको कुछ भी पेन, जॉइंट पेन होता है, मसल वीकनेस होती है, तो आप लाइफ को ना अपने काम को उतना एंजॉय करते हैं। और उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज में आए तो ये एक मी टाइम होता है, जहाँ पे कुछ टाइम वो लेडी अपने आप को दे रही है, और इसमें एक्सरसाइज करने से हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, सेरोटोनिन और डोपामीन, जिनका मूड पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, हमारी हैप्पीनेस पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, ये भी रिलीज़ होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से ये सब फ़ायदे भी होते हैं। और नेचुरली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो लोग जिम जाते हैं उनकी नेचुरली दे आर एक्टिव एंड दे हैव अ बेटर फिगर, बेटर फिटनेस। तो ओवरऑल एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे बूस्टअप होता है, जो अगेन आपको हैप्पीनेस देगा। ओके मैम, आजकल बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं और 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, इन बच्चों में आमतौर पे न्यूट्रिशन की कमी रहती है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो प्रॉपर फूड ले पाएँ। तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उन्हें कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या क्या करें वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और स्पेशली गायनिक हेल्थ को? हाँ, बिकॉज ऑफ गुड एजुकेशन बीइंग गिवन टू आवर गर्ल्स, तो ये सब बहुत अच्छा जॉब कर रही हैं और अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो घर से दूर रहती हैं तो नेचुरली 9 बजे जॉब पहुंचना है, और बीच में कम्यूटेशन का भी टाइम होता है, तो काफ़ी जल्दी निकलना होता है, सुबह जल्दी होती है, शाम को भी 5-6 बजे वहाँ से चलती हैं, फिर आती हैं। तो अब इनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल ज़ोमेटो, स्विगी का ज़माना आ गया है, तो वो बहुत ईजी अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो फूड हेल्दी नहीं होता। वंस अ वाइल कभी वो खाया उन्होंने तो ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट हेल्दी फूड। तो अब इनको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नेचुरली बिकॉज टाइम की कमी है, तो अपने ये तो कर ही सकती हैं कि सुबह ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, इनको रात में सोते समय सोक कर दें, और सुबह शेक बना लें। प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, और उनके साथ या कोई भी फ्रूट के साथ आप एक शेक बना लें, मिल्क शेक, जिसमें आपने फ्रूट्स भी डाल दिया, आपने ये नट्स भी डाल दिए, बेरीज भी डाल दी, सीड्स भी डाल दिए, तो आपको एक हेल्दी फिलिंग प्रोटीन शेक सुबह मिल गया, जो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है। उसके अलावा ओट्स वगैरह आते हैं, जो रोल्ड ओट्स आते हैं, उन ओट्स को आप तो रेडीमेड विद बेरीज एंड एवरीथिंग भी आ रहे हैं, रात में आपने सोक करके फ्रिज में रख दिया, सुबह एक ब्रेकफास्ट मिल गया। तो कम से कम एक हेल्दी मील लेके आप घर से निकले। और ऑफिस के लिए आप फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। और उसके अलावा जब आप रात में आ रहे हैं तो जो इजीली बन जाएं, वो आपके एग की डिशेस हैं, पनीर की डिशेस हैं, ये बहुत जल्दी बन जाती है। न्यूट्री नेगेट्स, सोया चंक्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। फिर सैलड्स, आप आजकल तो ब्लिंकिट पे कटे हुए वेजिटेबल्स भी आते हैं, तो आप कोई भी सैलड या वेजिटेबल्स इस तरह का कुछ बना सकते हैं। एंड अब जो वो प्रमोट हो रहा है, फ्लावर प्रमोट हो रहा है, वो मल्टीग्रेन आटा प्रमोट हो रहा है, और मिलेट्स भी अब बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो रात में आप कोई मिलेट्स किनवा बना लिया आपने, या इस तरह के डिशेस बना लीजिए जो जल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि थके हुए आने के बाद अब इनसे हम एक्सपेक्ट करें कि ये प्रॉपर कुकिंग आटा भी गूंदेंगे और उसके बाद अपना रोटी पराठा बनाएंगे, फिर सब्जी अलग बनाएंगे, तो इतना नेचुरली आप थक के आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। उसमें तो यही है कि वीकेंड में आपने थोड़ा सा डो प्रिपेयर करके फ्रिज में रख लिया, तो वो 2-3 दिन चल गया, तो आपका काम हो गया। बट कुछ आप घर में कर लें, और कुछ आप जो अब अवेलेबल चीज़ें आ रही हैं उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के और माइंडफुल तरीके से अपनी डाइट को प्लान करें, so that you have a
combination of protein, calcium and all the micronutrients, and your skin keeps glowing, and you have a healthy figure also by avoiding the junk food and the empty calories and that oil which is there in the food which comes from Zomato or Swiggy. आपसे जानना चाहूँगी कि पेरी मेनोपॉजल जो स्टेज होती है उसके बारे में हर महिला को क्या पहले से जानना चाहिए? आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो एक बहुत बड़ा पीरियड एक महिला को मेनोपॉज के बाद गुजारना है और वो बहुत एक्टिवली गुजारना है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस बढ़ भी रही है। मैं जैसा देख रही हूँ पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस बढ़ी है, और हम और बढ़ाना चाहेंगे कि ये जागरूकता मेनोपॉज पे ना आए, मेनोपॉज से पहले पेरी मेनोपॉज में ही आए, क्योंकि वो टाइम ऐसा है 40 इयर्स टू 50 इयर्स के बीच के जो 10 साल हैं, उसी से अगर आप काम करेंगे तो मेनोपॉज के बाद जो आपकी एनर्जी लेवल लो होगा वो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है पेरी मेनोपॉज में? आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आपको प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ा देनी है, आपको अपना फूड के हैबिट्स बदलने हैं कि फास्ट फूड और ये वाली ड्रिंक्स, एम्प्टी कैलोरी वाली सारी ड्रिंक्स ख़त्म करनी है, और आपको कैल्शियम रिच फूड्स पे ध्यान देना है। तो एक बार आपकी अवेयरनेस आ जाएगी कि हमको दूध, दही, पनीर, जो कुछ नट्स हैं या फॉक्स नट्स हैं, मखाने हैं जिनमें कैल्शियम होता है, ये सब चीज़ें लेनी हैं हमें। पम्पकिन सीड्स हैं, बेरीज़ हैं, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें लेनी हैं। और उसके साथ जो प्रोटीन रिच हैं, दाल, राजमा, सोया, लोबिया एंड ये जो सारे इस तरह के छोले, ये जो नट्स हैं, इनकी आप सैलेड ले सकते हैं, आप सब्जी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों, ये अवेयरनेस प्रोटीन रिच फूड की, कैल्शियम रिच फूड की, और टू इंक्लूड दीज फूड आइटम्स इन योर डाइट, ये आपको 40 से ही इस पे ध्यान देना है। ओके। और उसके बाद आपको अपनी कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी चूज़ कर लेनी है। वो योगा, मेडिटेशन भी हो सकता है, वो जिम भी हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्विमिंग, कुछ भी हो सकता है, बट एक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने चॉइस की अपने लिए ज़रूर करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो एटलीस्ट 5 days a week फॉर 45 मिनट्स होनी चाहिए। वॉकिंग भी एक अच्छी एक्टिविटी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 4-5 दिन वॉकिंग करें, बीच में 2-3 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर लें मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर आपने अपनी बोन और मसल की स्ट्रेंथ बना ली तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बाद में पोस्ट मेनोपॉज बनी रहेगी। सेकेंडली, अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान रखेंगे तो ये जो, और एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो फील गुड हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब आपके लेवल्स बने रहेंगे। आप ज़्यादा अच्छे से, मेनोपॉज तो एक ऐसी चीज़ है कि आनी ही है, तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से कोप कर पाएंगे। आपको अपनी फैमिली को भी बताना है कि भाई इस टाइम हो सकता है मेरे मूड स्विंग्स की वजह से मैं स्ट्रेस्ड अप हो जाऊं, मैं कभी थोड़ी जल्दी इरिटेबल हो जाऊं, ताकि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे। आप जिस फैमिली के लिए इतने मन से अपनी लाइफ पूरी लगे रहते हैं, तो वो फैमिली भी आप देखेंगे कि आपको रेसिप्रोकेट करेगी, आपकी हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट करेगी समझने के लिए। तो उन लोगों को ये अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, फिर आपके साथ आपकी फैमिली में भी होनी चाहिए कि आपको पूरा सपोर्ट मिले इस पीरियड में। आप बिल्डअप करें अपना पेरी मेनोपॉज, ताकि आप बना सकें अपना पोस्ट मेनोपॉज। वेरी नाइस। मैम, यदि आपके पास कोई 40+ लेडी आती है तो आप उसको क्या डाइट प्लान भी सजेस्ट करते हो विद मेडिसिन्स? हाँ बिल्कुल, हम डाइट बताते हैं, क्योंकि इस एज में उनको प्रोटीन और कैल्शियम, ये 2 चीज़ें हैं जिस पे स्पेशली ध्यान देना है कि वो उनकी डाइट में प्रोटीन कैल्शियम कंटेनिंग फूड हैं या नहीं है। तो मॉर्निंग में आपने देखा है नॉर्मली हैबिट क्या होता है कि 1 कप चाय ली और साथ में 1-2 बिस्किट ले लिए। जी जी। तो उसको चेंज करना है।
वो बिस्किट नहीं, वो कुछ प्रोटीन रिच लेना है। आप चाहे चना लें, मखाने लें, आजकल फॉक्सनट्स बहुत चल रहे हैं, फॉक्सनट्स लें, चना लें, मूंगफली लें, कुछ भी इस तरह का प्रोटीन रिच से ही शुरुआत करें अपना। और वैसे तो मैं कहूँगी टी अवॉइड ही करो, लेकिन अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं, कुछ लोगों को मॉर्निंग टी की बहुत आदत होती है, लवर्स से तो आप नहीं कह सकते। हाँ, तो इसीलिए साथ में प्रोटीन से ही शुरुआत करें डे की। फिर हर मील में आप ध्यान रखें कि आपका कुछ एक अच्छा प्रोटीन आइटम हो। ब्रेकफास्ट में आपके एग्स हो सकते हैं, आपके ओट्स हैं, आपका मूंग दाल चीला है, बेसन का कुछ चीला है, तो इस तरह का रखें। फिर लंच में आपको ये कर्ड है, दाल है, इनका ध्यान रखना है कि ये लेना है। और नाइट में आप कुछ भी छोला, लोबिया, राजमा, इस तरह के आइटम्स, पनीर, इन सबको आप अपनी डाइट में ऐड करें जो प्रोटीन रिच हैं। इसके अलावा आप जो नट्स वगैरह लेना शुरू करें, क्योंकि नट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं। हम कहते हैं फ़ैट हमारे लिए हार्मफुल है, पर जो ड्राई फ्रूट्स में और नट्स में फ़ैट होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स लेना शुरू कर दें। उसके अलावा जो इनविजिबल फैट है वो तो हमारा जा ही रहा है, तो अपना फ्राइड फूड कम करें। ओके, ठीक है। और ये जितने भी ये ड्रिंक्स आते हैं ना, शुगर वाले जूसेस जो आते हैं, या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आती हैं सोडा वाली, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए। एक तो ये शुगर वाले तो शुगर स्पाइक करते हैं, और ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस आपको जो सोडा और सब देते हैं उससे आपको ब्लोटिंग होती है, और ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो टी, कॉफ़ी जितना कम हो सके, और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल और जितने ये स्वीट बेवरेजेस हैं, इन सबको आप अवॉइड करें। मैदे के जितने भी आइटम्स हैं उन्हें अवॉइड करें। रिफाइंड शुगर अवॉइड करें, और प्रोटीन का ध्यान रखें। आजकल महिलाओं में, इवन यंग गर्ल्स में स्लीपलेसनेस की बहुत समस्या आ रही है। क्या ये लाइफस्टाइल है या कुछ इसमें हार्मोनल इश्यूज़ हैं? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपने यंग गर्ल्स की बात की है, तो यंग गर्ल्स में तो नो डाउट लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं। जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जो लाइफस्टाइल हो गई है, ये बच्चे जो हैं आजकल लेट नाइट्स चाहे पढ़ रहे हों या पार्टी कर रहे हों या अपने स्क्रीन में कुछ देख रहे हों, तो इन सब की वजह से जो असर आ रहा है, तो यंग गर्ल्स का तो वो है। लेकिन अगर हम 40s की एज की बात करें, तो उसमें जो स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट तो होगा ही। अगर कोई भी लेडी अगर स्क्रीन टाइम अपना लंबा है उसका, या वो सोने से पहले स्क्रीन देख रही है, तो वो एक रीज़न होता है स्लीपलेसनेस का। उसके अलावा जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं 40s में, जिसमें कि ईस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे अब कम हो रहा है और फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इन चेंजेस की वजह से भी कई लोगों को होता है कि रात में नींद नहीं आती, बहुत देर में आती है। वो कहते हैं हम 1:30-2 बजे सो पाते हैं, और सोने के बाद अगर 2 घंटे बाद फिर उनकी नींद खुल जाती है, और तब उन्हें बड़ी तेज़ गर्मी लग रही होती है, हॉट फ्लशेस हो रहे होते हैं। उसके बाद अगेन फिर नींद आने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो जब वो मॉर्निंग में उठती हैं, तो इस इंसोम्निया की वजह से वो उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत लो होते हैं, वो फ्रेश नहीं फील करती हैं। और जब ये चीज़ प्रोलॉन्ग होती है, तो अगेन ये कहीं एक चिड़चिड़ापन बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी लेवल एक लाइफ में जो स्मूथनेस है, जो काम इफेक्ट है, उसे कम कर देता है। तो इसके लिए भी कोई मेडिसिन्स हैं या फिर कुछ और? इसमें कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी रोल होता है, जैसे कि मेलाटोनिन है, सेरोटोनिन है। तो इसके लिए एक तो अपना लाइफस्टाइल में एक स्लीप पैटर्न मेंटेन करना, एक रफली एक एवरेज टाइम आपको सोने जाने का आपने बनाया है, तो 9:30 to 10:30 में ही रखें। इवन वीकेंड्स पे भी कोशिश करें कि स्लीप टाइम यही रहे। मैग्नीशियम लेते हैं बहुत लोग, मैंने सुना है। मैग्नीशियम का कामिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज वो नर्व्स पे भी एक्ट करता है।
तो मैग्नीशियम एक तो सेंट्रल लेवल पे आपको एक कामिंग इफेक्ट देता है। दूसरा, मैग्नीशियम जो है वो मसल्स में जैसे नाइट में क्रैम्प्स आते हैं, तो इन लेडीज़ में कभी कभी ये भी होता है कि रात में लेग क्रैम्प्स की वजह से नींद खुल गई, तो मैग्नीशियम जो लेते हैं उनके वो लेग क्रैम्प्स नहीं होते हैं, जिस वजह से एक पीसफुल उनको रात में नींद आती है। तो इट इज सजेस्टेबल टू टेक। हाँ, एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करके होता है जिसमें रात में इन लोगों को, तो उसमें अगर मैग्नीशियम देते हैं तो फ़ायदा होता है। ओके ओके, तो ये आफ्टर टेस्ट आप देते होंगे? मैग्नीशियम की टैबलेट्स टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो आप दे सकते हैं। और साथ में हम लोग कॉम्बिनेशन में इसके विटामिन डी और साथ में विटामिन B12 ये भी कभी कभी कंबाइन कर देते हैं ओवरऑल उसके लिए कि जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है वो पूरा हो जाए। और स्लीप मतलब जैसे वही होता है कि लेयर्स में हम लोग जैसे आप सो रहे हैं तो मतलब आपको गर्मी लगी तो कुछ इस तरह से आप जो ओढ़ रहे हैं वो लेयर्स में ओढ़ें कि गर्मी लग रही है तो आपने कुछ पतला ले लिया, उसको हटा दिया भारी वाले ब्लैंकेट को। और अगर आपको फिर क्योंकि थोड़ी टाइम बाद आपको फिर वो 1-2 घंटे में जब वो हॉट फ्लशेस चले जाएंगे तो फिर ठंड लगेगी, तो आपने वो अपना वो ब्लैंकेट डाल लिया, तो 2 लेयर्स लेके सोएं। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मैम, अक्सर मेरे पास एज अ क्लाइंट बहुत सी महिलाएं आती हैं जो कहती हैं आई एम लूजिंग माई सेल्फ, दे हैव गिवन अप ऑन लाइफ, तो उनके लिए आपके पास क्या सजेशन है, उनकी चेयरफुलनेस कैसे वापस आए? जो लेडीज़ आके ये कह रही हैं कि आई एम लूजिंग माई सेल्फ, सबसे पहले आपको बताना है कि आपके पास अगर आपका घर है, आपकी फैमिली है और आपको आपकी हेल्थ है तो आप लूज़ नहीं कर रहे हैं अपने को। अब आप ये है कि उनको क्या रीज़न है जिस वजह से वो ऐसा फील कर रही हैं, उनके एनर्जी लेवल लो हैं या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन अलग होगा। अगर घर की कोई प्रॉब्लम है तो उनको एक काउंसलर की ज़रूरत होगी। अगर उनकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो रेलेवेंट रेफरल करना पड़ेगा कि उनको गायनी से कंसर्न्ड है, तो हम लोग हैं, बहुत सारी हार्मोनल एज वेल एज़ नॉन हार्मोनल थेरेपीज़ हैं जो हम देते हैं, जिससे उनकी एनर्जी लेवल भी बूस्टअप होता है। और उनमें उसके साथ साथ हम नेचुरली एक्सरसाइज और डाइट का भी बारे में भी बताते हैं, तो वो भी फ़ायदा पड़ेगा उनको। ये जो फीलिंग है ये जाएगी। अगर वो डिप्रेशन की वजह से ऐसा बोल रही हैं तो उनको एक काउंसलर की ज़रूरत है, पर उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि इसमें जो हम आजकल ये ग्रे डिवोर्स सुन रहे हैं या फिर कहीं सुसाइडल टेंडेंसी ना आ रही हो, तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके इनको ध्यान देना है कि भाई फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, और काउंसलिंग में उनके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो उन्हें सपोर्ट करें। हो सकता है वो अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही उन चेंजेस को, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती और जाती रहती हैं। सबकी लाइफ में अच्छा टाइम है, फिर थोड़े टाइम में वो ECG की एक लाइन है कि अच्छा भी है और फिर थोड़े मुश्किल भी आए, तो लेकिन हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब वो मुश्किल वाला टाइम आता हो तो ये उसे उतने अच्छे से कोप नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए इनको हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत भी हो सकती है। और अगेन मे बी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लिबिडो उनको हस्बैंड के साथ कुछ उतने उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हों, तो देन वी नीड टू हेल्प देम कि हार्मोन थेरेपी दे दें जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो जाए उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में। और बच्चे अगर बाहर चले गए तो कुछ हॉबी उनको डेवलप करनी चाहिए। गार्डनिंग डेवलप करें, क्योंकि मैंने देखा है ऐसी लेडीज़ आती हैं जो पेट्स रखती हैं या गार्डनिंग करती हैं और उनको ही वो बेसिकली दे लव गिविंग लव एंड गेटिंग लव वाला वो है, तो दे गिव लव टू देयर पेट्स एंड द पेट्स गिव देम बैक, तो वो बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आता है, बहुत अच्छा। तो पेट्स हम रखना सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग गार्डन में जो पेड़ होते हैं उनसे अपने उनको ही एसोसिएट उनसे हो जाते हैं, खुश होते हैं, फ्लावर्स खिले तो खुश हो गए, तो गार्डनिंग एक अच्छी हॉबी है जिसके पास स्पेस है। कोई हॉबी जरूर होनी हाँ, कुछ अपना ऐसा डेवलप करें। देन कुछ अपना पीयर ग्रुप बनाए, फ्रेंड सर्कल बनाए,
तो जब सिमिलर एज ग्रुप की लेडीज़ मिलती हैं तो आपस में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं, अच्छा तुम्हें भी हो रहा है, अच्छा मुझे भी हो रहा है, देन इट बिकम्स वो छोटी प्रॉब्लम हो जाती है। सबको हो रहा है तो वो प्रॉब्लम छोटी हो गई। अगर किसी एक वो सोच रही है कि मुझे ही हो रहा है तो वो उसी प्रॉब्लम पे ध्यान देगी, फिर वो सोचेगी अरे सबको हो रहा है, सभी मैनेज कर रहे हैं, मैं भी मैनेज कर लूँगी। तो वो एक उस तरह का पीयर सपोर्ट ग्रुप भी होना चाहिए। तो ऐसी भी कुछ मीट्स उनको करनी चाहिए। और बाकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। और अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी निकलती है टेस्टिंग में तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मैम, आपने हमारे लेट्स टॉक के ऑडियंस को इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, सलाह दी, उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। आई एन्जॉयड दिस शो बिकॉज अगर हमारे मैसेजेस से लोगों को कुछ फ़ायदा मिलता है, वो कुछ जानते हैं, सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं, तो दैट इज़ अ ग्रेट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर अस ऑल्सो। और आप ये जो एफ़र्ट है ये अप्रिसिएबल है कि आप पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए ये एफ़र्ट्स करते हैं, इस तरह के टॉक्स कर रहे हैं। आई विश यू मोर लक एंड आपका ये जो चैनल है ये बहुत अच्छे से चले बिकॉज़ बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स आप लोग डिस्कस करते हैं और एक्सपर्ट्स से उनकी जो ओपिनियन है उससे जनरल पब्लिक जो कि जा नहीं सकती है बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो वो इस चैनल के इन इंटरव्यूज़ से अपने जो सॉल्यूशंस हैं उनको ले सकते हैं और उन्हें हेल्प मिल सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू।